सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक से आदिकाल प्रकरण 3 देशभाषा काव्य आज प्रश्नोत्तरी के रूप में देखेंगे। पहला प्रश्न है, वीरगाथा काल का समय शुक्लानुसार क्या है? संवत 1030 से 1300, संवत 1050 से 1300, संवत 1050 से 1375 या कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा संवत 1050 से 1375। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार देशभाषा काव्य को किसने या किस प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है? जो देशभाषा काव्य है इसको किस प्रकरण के अंतर्गत बांटा गया है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रकरण 3। आदिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत देशभाषा काव्य को रखा गया है। अगला प्रश्न है, शुक्लानुसार अपभ्रंश काव्य को किस प्रकरण के अंतर्गत रखा गया है? प्रकरण 3, प्रकरण 2, प्रकरण 1 और प्रकरण 4। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रकरण 2। हमने पढ़ा है कि आदिकाल को ये 4 भागों में बांटे हैं। पहला जो प्रकरण है वो सामान्य परिचय के रूप में था, दूसरा जो है वो अपभ्रंश काव्य के रूप में, तीसरा प्रकरण देशभाषा काव्य और चौथा प्रकरण जो था वो फुटकल रचनाओं या फुटकल कवियों का था। तो अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरणों को समाहित किया है? 4, 3, 6, 2। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य मिलते हैं वह संदिग्ध हैं। किन रचनाओं के संदर्भ में शुक्ल जी का कहना है? तो जो प्राकृत की रूढ़ियाँ हैं उससे बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य मिलते हैं वह संदिग्ध हैं। किन रचनाओं के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है? ऑप्शन है विशलदेव रासो, दूसरा संदेश रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो और चौथा ऑप्शन है विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे सही हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। इन 2 रचनाओं के बारे में शुक्ल जी का कहना है कि जो प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त भाषा जो पुराने काव्य मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य मिलते हैं वह संदिग्ध हैं। तो ये वो 2 कौन है? एक पृथ्वीराज रासो है और एक विशलदेव रासो है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः राजाश्रित कवियों की रचनाएं राजकीय पुस्तकालयों में रक्षित रहती थीं। जो मुख्यतः राज्याश्रित मतलब राजा के आश्रित में जो कवि रचनाएं करते थे वो जो राजा रहता था उसी के राजकीय पुस्तकालयों में वो रक्षित रहती थी। इस तरह इस रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के किस काल में मिलती है? प्रारंभिक काल में, मध्यकाल में, उत्तर काल में या कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रारंभिक काल में। जो भाट या चारण कवि रहते थे, भाट या चारण कवि, ये जिस राजा के आश्रित में रह के लिखते थे या वो करते थे, तो वहाँ पर जो राजा रहता था वह अपने राजकीय पुस्तकालय में उसको संग्रहित कर लेता था। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये सब जो सुरक्षित करने की परंपरा थी ये प्रारंभिक काल में रही है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिसकी मृत्यु संवत 704 में हुई थी, के उपरांत भारत का कौन सा भाग भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था? तो यहाँ ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी उसके बाद भारतीय सभ्यता और बल वैभव के लिए जो केंद्र के रूप में था वो पश्चिम भाग था। अगला प्रश्न देखिए, कन्नौज कन्नौज, अजमेर, अन्हलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ कहाँ प्रतिष्ठित थी? यहाँ की भाषा शिष्ट मानी जाती थी तथा वह चारण उसी भाषा में रचना करते थे। और जो चारण थे जैसे कन्नौज, अजमेर, अन्हलवाड़ा, ये बड़ी बड़ी जो राजधानियाँ थी ये कौन से जगह पे प्रतिष्ठित थी? और जो यहाँ की भाषा थी जिसको शिष्ट भाषा माना जाता था और उसमें चारण और जो ये भाट रहते थे
कवि और चारण जो रहते थे इसी भाषा में रचना करते थे। किसके संदर्भ में कहा गया है? पूरब, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिम वो क्षेत्र था जहाँ पे कन्नौज, अजमेर, अन्हलवाड़ा ये बड़ी बड़ी राजधानियाँ प्रतिष्ठित थी। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि कन्नौज, अजमेर, अन्हलवाड़ा, यहाँ भाषा की शिष्टता भी देखी गई थी और जो चारण थे वो भी रचना कर रहे थे, ये कहाँ पर प्रतिष्ठित थे? तो ये पश्चिम में प्रतिष्ठित थे। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने किस साहित्य के संदर्भ में कहा है कि प्रारंभ काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ, अतः यह स्वाभाविक है उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। तो शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में इसको कहा है? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, तो ये पश्चिमी के लिए कहा है। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि किस साहित्य के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है कि प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, एक तो शब्द पकड़ना है प्रारंभिक काल का, ठीक है। तो प्रारंभिक काल में जो साहित्य उपलब्ध है कहते हैं शुक्ल जी, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में। तो ये उसी भूभाग कौन सा है? पश्चिमी भूभाग है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनबी, इसकी मृत्यु पूछी जा सकती है कि महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? तो संवत 1087 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो महमूद गजनबी जिसकी मृत्यु संवत 1087 के लौटने के पीछे, महमूद गजनबी के लौटने के पीछे गजनबी सुल्तानों का एक हाकिम कहाँ रहा करता था तथा लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाइयाँ करता था। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब महमूद गजनबी भारत आया था तो ये केवल भारत में शासन करने के लिए नहीं आया था, ये यहाँ पे लूटपाट के उद्देश्य से आया था। तो ये यहाँ लूटपाट करके अपने देश की तरफ चले जाते थे। लेकिन जब महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी संवत 1087 में, और तब जो इनके साथ आया हुआ एक हाकिम था, सुल्तानों का एक हाकिम था, ये कहाँ रहता था और लूटमार के लिए, जब ये लूटपाट करने के लिए आता था तो देश के भिन्न भिन्न भाग, जब ये हाकिम जो था ये लूटपाट करता था तो राजपूताने पर चढ़ाइयाँ करता था, विशेषतः भिन्न भिन्न भागों में, और उसमें भी राजपूताना खासकर इसकी लड़ाई का क्षेत्र रहता था। तो यहाँ पे इस तरह का जो वर्णन है, पहले ध्यान रखिएगा, जो इस हाकिम की बात आती है ये कोई इन मुस्लिम्स के जो ग्रंथ रहते हैं उनमें इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसका जिक्र जो मिलता है कि इस तरह हाकिम ये लूटमार के उद्देश्य से आए थे, तो ये संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में इसका प्रमाण मिलता है कि ये लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे हमें प्रश्न का उत्तर निकालना है कि जो ये हाकिम था, ये हाकिम रहता कहाँ था? जो महमूद गजनबी के पीछे गजनबी सुल्तानों का हाकिम कहा जाता था, ये कहाँ रहता था? कलकत्ता में, लाहौर में, पंजाब में, राजपूताना में। तो आंसर हो जाएगा ये हाकिम लाहौर में रहता था। अगला प्रश्न देखिए, सांभर जिसका एक नाम अजमेर भी मिलता है, अगर प्रश्न बनता है कि सांभर अन्य किस नाम से जाना जाता तो अजमेर। ठीक है, सांभर अजमेर का कौन सा राजा था जो मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था? तो दुर्लभराज प्रथम, दुर्लभराज द्वितीय और दुर्लभराज तृतीय। तो यहाँ पे जो अजमेर में उस समय जो चौहानों का वंश था, चौहान शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे एक शासक हुए थे दुर्लभराज। तो दुर्लभराज प्रथम को युद्ध में मार दिया गया था, दुर्लभराज को युद्ध में मार दिया गया था। तो ये दुर्लभराज प्रथम थे, दुर्लभराज द्वितीय थे या दुर्लभराज तृतीय थे? तो यहाँ पे मुसलमानों के साथ युद्ध करने में जो मारे गए थे वो थे दुर्लभराज द्वितीय। तो यहाँ इसको ध्यान रखिएगा कि जो दुर्लभराज थे वो द्वितीय थे, जो सांभर अजमेर के राजा थे, और ये मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, मुसलमानों को परास्त किया था। देखिए, जो मुसलमान जब भारत में आए थे, जब यहाँ अजमेर से इनके साथ युद्ध हो रहा था, तो इनको पहले
2-3 राजाओं ने इनके साथ युद्ध किया था। तो सबसे पहले किसने इसको परास्त किया था उसका यहाँ पे जिक्र है कि मुसलमानों को सबसे पहले जो परास्त किया था वो किसने किया था? अजय देव ने, अजय देव द्वितीय ने, अर्णोराज ने या विशल देव ने। तो सबसे पहले मुसलमानों को परास्त करने का जो काम किया था वो अजय देव ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, अजमेर को बसाने वाले में किसका नाम आता है? अब यहाँ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अजमेर शहर हम जानते हैं, सांभर अजमेर, ये इसको बसाने वाला कौन था? अर्णोराज थे, अजय देव थे, अजय देव द्वितीय थे या विशल देव थे। तो यहाँ पर अजमेर आ रहा है तो अजमेर का अज शब्द को पकड़ के हम अजय देव लगा सकते हैं। तो अजय देव जो थे इन्होंने अजमेर को बसाया था। तो अजमेर में भी अज आ रहा है और इसमें भी अजय देव में भी अज आ रहा है, इसलिए अजमेर और अजय ये हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अजमेर को बसाने वाले अजय देव थे। अगला प्रश्न है, मुसलमानों की सेना पुनः पुष्कर की घाटी लाकर उस स्थान पर जा पहुंची। अब यहाँ इस प्रश्न को इसके साथ कोरिलेट करिए, ठीक है। जो ये प्रश्न हम अभी पढ़े हैं, मुसलमानों को परास्त किया था सबसे पहले अजय देव ने किया था, लेकिन जब ये परास्त हो गए थे दोबारा इन्होंने फिर प्रयास किया और ये मुसलमान दोबारा कहाँ गए? ये पुनः सेना, इनकी जो एक सेना जो थी वो पुष्कर की घाटी लाकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है, ठीक है। तो कौन सा स्थान है? आना सागर है। इस स्थान पर पहुंचकर मुसलमानों की सेना का संहार कर बड़ी विजय किसने प्राप्त की थी? पहली बार तो अजय देव ने इनको परास्त करके खदेड़ दिया था। तो दूसरी बार में इन जो मुसलमानों की सेना थी ये पुनः पुष्कर घाटी को लाकर, अगर प्रश्न पूछ दिया ना कि दूसरी बार अजय देव के द्वारा मुसलमानों को परास्त करने के उपरांत मुसलमान पुनः अपनी सेना को किस घाटी को लाग कर गए थे, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो पुष्कर की घाटी को लाग करके आना सागर गए थे, ऐसे याद रखिए इसको। इस स्थान पर पहुंचकर मुसलमानों की सेना का संहार कर बड़ी विजय किसने प्राप्त की थी? जब ये आना सागर में पहुंच गए थे तो दूसरी बार किसने इनको इन पर विजय प्राप्त की थी और इनको परास्त किया था? तो आंसर बताइएगा, अर्णोराज, अजय देव, विशल देव और पृथ्वीराज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अर्णोराज। क्या हो जाएगा? अर्णोराज। अब अगला प्रश्न है, दोनों पक्षों का युद्ध यानी कि मुसलमान और अर्णोराज जिस स्थान पर हुआ, दोनों पक्षों का युद्ध यानी कि मुसलमान और अर्णोराज का जो युद्ध हुआ था वो जिस स्थान पर हुआ वहाँ मुसलमानों का रक्त गिर गया था, उसे या उस स्थान को अपवित्र मानकर किसने एक बड़ा तालाब बनवाया था तथा उस तालाब का नाम बताइए? तो आंसर बताइएगा, अजय देव, अजय सागर, आना, आना सागर, अर्णोराज, आना सागर, या यहाँ पर 1-2 सही रहेगा, 2-3 सही रहेगा, कोई नहीं, या सभी सत्य रहेंगे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि आना, आना सागर, ये आना, आना सागर और अर्णोराज, आना सागर। ये क्यों होगा? यहाँ कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है, तब मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ रख दिए। जो आना है यही अर्णोराज हैं, बस ध्यान रखना है कि जो आना है, जो आना करके आए हैं यही क्या है? अर्णोराज हैं। दोनों नाम एक ही हैं और आना सागर इसमें भी है, आना सागर इसमें भी है, इसलिए ये दोनों 2 और 3 दोनों सही होगा। जो हम पहले प्रश्न पढ़े थे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले जो प्रश्न आया है कि इस स्थान पर पहुंचकर, ये आना सागर शब्द यहाँ आया है ना कि मुसलमानों की सेना पुनः पुष्कर घाटी को लाकर उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ आना सागर है, ये आना सागर। तो ये आना सागर आना या अर्णोराज के नाम पर ही आना सागर पड़ा है, इसलिए आना कौन है या अर्णोराज कौन है इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आना और अर्णोराज ये दोनों एक ही लोग हैं और इसी अर्णोराज या आना के नाम पर ये आना सागर यहाँ पे जगह बनाई गई। और क्यों आना सागर बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे एक तालाब था, वहाँ पे जब अर्णोराज ने मुसलमानों के साथ युद्ध किया तो मुसलमान वहाँ पे मारे गए थे और उनका जो खून था वो वहाँ पे गिर गया था उस तालाब के आसपास। तो अर्णोराज ने उसको अपवित्र मान लिया क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पे मलेच्छों का रक्त गिर गया है, इसलिए वहाँ पे इन्होंने एक तालाब बनवाया था उसको साफ करके, तो इसीलिए इसको आना सागर नाम दे दिया था।
तो यहाँ इस प्रश्न को जो 15वां प्रश्न है कि दोनों पक्षों का युद्ध जब मुसलमान और अर्णोराज का हुआ था, जिस स्थान पर हुआ मुसलमानों का जहाँ रक्त गिरा था उसे अपवित्र मानकर किसने, तो किसने का उत्तर हो गया आना ने या अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवाया। उस तालाब का नाम क्या था, तो आना सागर, आना सागर। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि आना और अर्णोराज एक ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसके समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी। किसके समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ाई, जिसे परास्त कर आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा था। तो कौन सा वो शासक था, अभी तक ना तीसरा मुसलमानों को परास्त करने वाला आ रहा है। सबसे पहले जिसने मुसलमानों को अपने राज्य से भगाया था वो अजय देव थे। इसके बाद मुसलमानों ने दोबारा फिर हिम्मत की और ये आना सागर तक पहुंच गए थे, पुष्कर की पहाड़ियों को लांघते हुए। तो जब ये आना सागर में पहुंचे थे तो वहाँ पर इनका अर्णोराज से भयंकर युद्ध हुआ था और अर्णोराज ने इनको वहाँ पर परास्त कर दिया था और उस जगह को मलेच्छों का रक्त गिरने से उसको अपवित्र जान के वहाँ पे आना सागर करके एक तालाब बनवाया था। अब इसके बाद भी फिर मुसलमान फिर आए, कहाँ आए थे, ये किशनगढ़ में आ गए थे। किशनगढ़ राज्य था और वहाँ तक ये मुसलमान पहुंच गए थे, इनकी सेना पहुंच गई थी किशनगढ़ पे। और जिसे परास्त कर, किसने इसको परास्त करके आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए ये उत्तर की ओर बढ़े थे। तो अर्णोराज, विसल देव, अजय देव और पृथ्वीराज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, फिर से प्रश्न सुनिएगा। किसके समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ गई थी। तो कौन सा शासक था जिसके समय में वर्तमान जो किशनगढ़ राज्य था वहाँ पे मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी, जिसे परास्त कर डैश डैश, वो राजा का नाम आर्यावर्त से मुसलमानों को निकलवाने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा था। तो कौन सा ये शासक था जो आर्यावर्त से मुसलमानों को ही निकालने के लिए स्वयं उत्तर की ओर आ गए थे। वो अर्णोराज थे, विशल देव थे, अजय देव थे, पृथ्वीराज थे। तो आंसर हो जाएगा वो विशल देव थे। तो यहाँ पे आंसर है विशल देव। अगला प्रश्न देखिए, विशल देव को अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा इनके पिता का क्या नाम था। तो जो विशल देव हैं इनका अन्य नाम क्या है और इनके पिता का क्या नाम है। अजय देव अर्णोराज, विग्रहराज तृतीय अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ आना, विग्रहराज चतुर्थ अजय देव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ और आना। तो ये जो विशल देव करके आ रहे हैं इनका एक दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ मिलता है और आना या अर्णोराज इनके पिताजी थे। अगला प्रश्न देखिए, विशल देव ने किन दो प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया और आर्यावर्त के बड़े भूभाग से किसे निकाल दिया। अब जो विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने किन दो प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया था और आर्यावर्त के बड़े भूभाग से किसे निकाल दिया था। तो झांसी गुजरात मुसलमानों को, मध्य प्रदेश दिल्ली मुसलमानों को, गुजरात दिल्ली मुसलमानों को, झांसी दिल्ली मुसलमानों को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्होंने झांसी और दिल्ली इन दो प्रदेशों को अपने उसमें मिलाया और जो मुसलमान थे इनको यहाँ से बाहर कर दिया था। आर्यावर्त के बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया था। तो 3 लोगों का नाम मुसलमानों के साथ जिन्होंने परास्त किया था उनको सबसे पहले जो थे वो अजय देव थे। सबसे पहले उनके समय में मुसलमान आए थे तो उन्होंने भगाया, उनको खदेड़ दिया था। फिर ये लोग मुसलमान दोबारा जब प्रयास किए थे तो ये पुष्कर की घाटियों से आकर के आना सागर तक पहुंच गए थे और तब अर्णोराज ने वहां पर इनके साथ लड़ाई करके इनको वहां पे परास्त कर बाहर किया था। और अंतिम जो तीसरा फिर मुसलमानों ने आर्यावर्त से ही भगाने का काम किया था वो विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। इन्होंने झांसी और दिल्ली को अपने राज्य में भी मिलाया और साथ में मलेच्छियों को बड़े भूभाग जो आर्यावर्त का बड़ा भूभाग था उससे बाहर निकाल दिया था। तो 3 नाम हमें याद रखने हैं, अजय देव और अर्णोराज और विशल देव।
अगला प्रश्न है, विशलदेव के द्वारा प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाना व मुसलमानों को बाहर निकालने का वर्णन कहाँ मिलता है? तो विशलदेव ने जो ये प्रदेश झांसी और दिल्ली थे, इसको अपने राज्य में मिलाया और मुसलमानों को बाहर निकाला, इसका वर्णन मिलता कहाँ पर है? आगरा में अशोक शिवालिक स्तंभ पर खुदे लेख विशलदेव के लेख से, बंगाल में अशोक शिवालिक स्तंभ पर खुदे लेख विशलदेव के लेख से, या दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे विशलदेव के 1220 के लेख पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि दिल्ली में जो अशोक के लेख थे उस शिवालिक स्तंभ पर खुदे विशलदेव के 1220 के लेख से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई कब हुई थी? तो शहाबुद्दीन गौरी और जो पृथ्वीराज, ये पृथ्वीराज राजा थे उस समय अजमेर के, और ये जो शहाबुद्दीन गौरी थे, इनके जो पृथ्वीराज के नाना रहते हैं दिल्ली में, तो बाद में इन्होंने दिल्ली का शासक जो था इसी आपने इनको दे दिया था, पृथ्वीराज को ही उसको संभालने को कहा था। तो पृथ्वीराज के ही बड़े भाई रहते हैं, मतलब इनकी मौसी के पुत्र रहते हैं जयचंद। तो जयचंद पृथ्वीराज से बड़े रहते हैं और उनके नाना भी इनके नाना और पृथ्वीराज के नाना एक ही रहते हैं। जब इनके नाना इनको पृथ्वीराज को चयन करते हैं दिल्ली के लिए, तो जो जयचंद हैं वो कुड़ जाते हैं और इसीलिए पृथ्वीराज से उनकी अनबन रहती है, और जो संयोगिता रहती है उसके विवाह को लेकर भी इसीलिए विवाद रहता है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है। जो शहाबुद्दीन गौरी है, इन्होंने पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई कब की थी? तो संवत 1246 में, संवत 1247 में, संवत 1248 में और संवत 1249 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संवत 1247 में। ये जो शहाबुद्दीन गौरी थे, इन्होंने यहाँ पर इनसे लड़ाई की थी या यहाँ चढ़ाई की थी। तो उस समय की ही गलती थी पृथ्वीराज की कि पृथ्वीराज जब ये शहाबुद्दीन पहली बार इन पर आज चढ़ाई करते हैं तो इनको चेतावनी देकर इनको सज़ा नहीं देते बल्कि छोड़ देते हैं, और यही छोड़ना इनके भारी होता है। जब दोबारा ये इनके साथ आते हैं तो इनके द्वारा फिर पृथ्वीराज को बंदी बना लिया जाता है और वहीं पर इनके आँखें निकाल के इनकी हत्या हो जाती है। तो इस तरह से ये गलती मानी जाती है पृथ्वीराज की शहाबुद्दीन को छोड़ने की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई से पहले भी शहाबुद्दीन की सेना ने कहाँ पर धावा बोला था? दिल्ली पर, आगरा पर, नाडौल पर, विवारिया पर। तो यहाँ पर जब पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई शहाबुद्दीन ने की थी, उससे पहले इन्होंने नाडौल पर भी धावा किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज के मारे जाने पर दिल्ली व अजमेर पर किसका अधिकार हो गया था? तो जब पृथ्वीराज को मार दिया था, चंद्रवरदाई भी साथ में गए थे और पृथ्वीराज की जब आंखें निकाल दी थी शहाबुद्दीन ने, और जो एक शब्दवेदी बाण होता है, चंद्रवरदाई की मदद से ये शहाबुद्दीन को मारने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन अंत में चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो जब पृथ्वीराज मारे जाते हैं तो उसके बाद दिल्ली व अजमेर पर किसका अधिकार हो जाता है? तो मुसलमानों का, चोलों का, चालुक्यों का, मुगलों का? तो मुसलमानों का। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के महाराज हम्मीर देव किसकी वंश परंपरा में आते हैं? हिंदू राजाओं की, चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज चौहान की? तो जो हम्मीर देव होते हैं, रणथंभौर के राजा थे हम्मीर देव, ये पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हम्मीर देव हैं, महाराज हम्मीर देव, ये किसकी वंश परंपरा में आते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान की। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार किसके शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे? मराठों के, पठानों के, हम्मीर देव के, पृथ्वीराज के? तो ये भी महत्वपूर्ण है कि शुक्ल ने किसके शासनकाल तक हिंदुओं के को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे हैं दिखाया? तो पठानों के। अगला प्रश्न है, किस राजा को संबोधित करते हुए शुक्ल जी का कहना है कि इनकी सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका है? तो किसके संदर्भ में कह रहे हैं कि पहले से जो जैसे कवि लोग रहते थे, वो राजा के दानशीलता है या उनकी सुंदरता है या उनकी वीरता है, उस पर बहुत वर्णन करते थे और लाखों रुपया अपना वो कमाते थे। तो ऐसे शुक्ल जी कहते हैं जो इस तरह के राजा थे, अब इनका समय बीत चुका है। तो यहाँ पर एक शब्द पकड़िएगा कि राजा की दानशीलता। तो इस दानशीलता से एक शब्द समझ में आ सकता है कि ये दानशीलता शब्द
किसके लिए आया है? तो दानशीलता में ऑप्शन कौन सा होगा कि इनका समय अब चला गया, शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? राजा भोज, पृथ्वीराज चौहान, विसलदेव। तो यहाँ आंसर हो जाएगा राजा भोज। ये अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने वीर गाथाओं के कितने रूप माने हैं? मुक्तक, प्रबंध, काव्यात्मक या एक और दो? यानी कि शुक्ल जी ने अब जो वीरगाथात्मक काव्य जो बताए हैं उसके कितने रूप माने हैं? मुक्तक, प्रबंध, काव्यात्मक या एक और दो? मुक्तक और प्रबंध दोनों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों। तो इन्होंने, शुक्ल जी ने जो वीरगाथाओं की रचनाएं थी उनको मुक्तक रूप में भी माना है और प्रबंधात्मक रूप में भी माना है, बस काव्यात्मक नहीं माना है। तो यहाँ पे मुक्तक को आप वीरगीत भी कह सकते हैं या वीरगीत को आप वेलार्ट्स भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग कैसा रहा? वैसा ही यहाँ भी था। तो युद्ध का था। यूरोप में जो वीर गाथाओं का प्रसंग चलता था वो युद्ध से संबंधित था, प्रेम से था, युद्ध और प्रेम से था, या कोई नहीं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग था वो युद्ध और प्रेम से संबंधित था। ध्यान रखिएगा कि वैसे ही यहाँ भी था, शुक्ल जी करते हैं, तो यहाँ से मतलब है कि वैसा ही भारत में भी था। कैसा कि जो वीर गाथाओं का प्रसंग था वो युद्ध और प्रेम जैसा था। कहाँ पे? यूरोप में। वैसा ही भारत पे भी था। अगला प्रश्न, वीरगाथात्मक काव्य के संदर्भ में असंगत का चयन कीजिए। अब जो वीरगाथात्मक काव्य हैं उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसको ध्यान से सुनिए और फिर बताइए कि कौन सा इसमें गलत होना चाहिए। असंगत का चयन करना है। पहला ऑप्शन है राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना। दूसरा ऑप्शन है कन्या को हर कर लाना गौरव व अभिमान का काम रहता था। तीसरा है इन काव्यों में प्रधान रूप में श्रृंगार व गौड़ रूप में वीर रस की प्रधानता रहती है। चौथा ऑप्शन है लड़ाई या युद्ध का कारण कोई रूपवती स्त्री रहती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि इन काव्यों में प्रधान रूप से श्रृंगार, गौड़ रूप से वीर रस की प्रधानता है। ये यहाँ पे गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि प्रधान रूप से अगर वीरगाथात्मक काव्य है तो वीर रस प्रधान रूप से होगा कि नहीं? तो यहाँ पे यही गलत है कि इन्होंने प्रधान रूप पर श्रृंगार रख दिया और गौड़ रूप पर वीर को रख दिया है, इसलिए ये प्रश्न गलत हो गया है। तो यहाँ ये सही पॉइंट कैसे बनेगा? जब हम कहेंगे कि इन काव्यों में यानी कि वीरगाथा काव्यों में प्रधान रूप में श्रृंगार की जगह हमको करना था वीर। ठीक है, प्रधान रूप में वीर, गौड़ रूप में अब यहाँ पे आ जाएगा श्रृंगार। गौड़ रूप में क्या रहना था? श्रृंगार। ठीक है, तो गौड़ श्रृंगार वीरगाथात्मक काव्य होगा। तो जैसे पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं कि वो वीरगाथात्मक है, तो हम उसमें पढ़ते हैं ना कि मुख्य रस वीर है और गौड़ रस उसमें श्रृंगार है, वैसे दोनों हैं। तो यही चीज़ यहाँ देखनी है। अगला प्रश्न देखिए, इनके पॉइंट्स से देख लीजिए क्योंकि ये 4 के 4 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। जो गलत है उसको हमने सही कर लिया है, बस इसको देखिए। पहला पॉइंट है कि राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना। ये वीरगाथा काल में जो लड़ाई का कारण था मुख्यतः वो स्त्री को ही लेके लड़ाई लड़ते थे ये लोग, है ना। तो राजा की कन्या का जब कोई किसी को संवाद बता देता था तो क्या कहते हैं, दलबल के साथ लड़ाई करने। जैसे आपने ध्यान दिया होगा पृथ्वीराज रासो में जब इनको निकाल दिया जाता है, पद्मावत कहानी में आपने देखा होगा जब अलाउद्दीन को निकाल देते हैं तो अलाउद्दीन, ये क्या नाम था उनका, जो शैतान रहता है ना, उनको जब निकालते हैं तो वो उधर चले जाते हैं, अलाउद्दीन के पास चले जाते हैं। तो अलाउद्दीन को पद्मावती के बारे में वर्णन करते हैं कि वो इतनी सुंदर है करके उसको बताते हैं और तब उसका एक कंगना दिखाते हैं उसको। तो उसी कंगन को देख करके अलाउद्दीन मोहित हो जाता है पद्मावती पे और वहाँ के लिए चढ़ाई कर देता है। तो इस तरह से जैसे पद्मावत की कथा में है और उसी तरह पृथ्वीराज में देखिए, पृथ्वीराज में जो पृथ्वीराज के पास एक महिला आती हैं उन्हीं को शरणागत हो जाती हैं कि ये रक्षा करेंगे और उन्हीं को लेकर के
स्त्री को लेकर के ही वहाँ पर भी लड़ाई होती है। तो इस तरह के जो बिंदु है कि राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना, तो एक पॉइंट ये सही है यहाँ पे। दूसरा, कन्या को हर कर लाना, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज ने भी हर कर ही लाए थे, गांधर्व विवाह किया था, तो कन्या को हर कर लाना गौरव व अभिमान का काम रहता था यहाँ पे। तीसरा, इन काव्य में प्रधान रूप में श्रृंगार लिखा है, तो ये पॉइंट गलत है। जो वीरगाथात्मक काव्य रहते हैं प्रधान रूप में वहाँ पे वीर और गौड़ रूप में वहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। अगला जो लास्ट पॉइंट है उसको ध्यान देना है कि लड़ाई या युद्ध का कारण कोई रूपवती स्त्री यहाँ पे रहती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर में देखिए, शहाबुद्दीन के यहाँ से रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आ जाना, तो ये जो स्त्री रहती है ये किसी और को प्रेम करती है और शहाबुद्दीन इसी वजह से पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है, केवल इस स्त्री को पाने की वजह से। अगला प्रश्न, जो हम्मीर और अलाउद्दीन की चढ़ाई, जो हम्मीर और अलाउद्दीन की चढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई, ये भी स्त्री के लिए रही है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ये साहित्यिक प्रबंध के रूप में पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न देखिए, वीरगीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी गई है? पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, विसलदेव रासो, सभी। तो वीरगीत के रूप में हम लोग विसलदेव रासो को जानते हैं, ठीक है, इसको वीरगीत भी कहते हैं या गेय काव्य भी कहा जाता है। आल्हा गाने वाले प्रायः पाए जाते हैं समस्त दक्षिणी भारत में, समस्त उत्तरी भारत में, समस्त पूर्वी भारत में या समस्त पश्चिमी भारत में। तो यहाँ पे जो आल्हा गाते हैं वो समस्त उत्तरी भारत में गाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, समस्त उत्तरी भारत आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के ऐसे ग्रंथ जिनकी या तो प्रतियां मिली हैं या कहीं उल्लेख मात्र मिलता है, ऐसे ग्रंथ कहलाते हैं? रास ग्रंथ, राशो ग्रंथ, धर्मेतर ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ। तो ये ऐसे ग्रंथ राशो ग्रंथ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ लोगों द्वारा रासो शब्द का संबंध बताया गया है वीरता से, गेयता से, रहस्य से या सभी से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सभी से, इसको कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इन कुछ लोग जो हैं रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानती हैं। वैसे देखा जाए, आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने रास से मांगना है, किसी ने राजसूई से माना है। हरिप्रसाद शास्त्री हैं वो राजयश से मानते हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं वो रास से मानते हैं, और शुक्ल जी हैं वो रसायन से मानते हैं। ऐसे ही काशीनाथ जायसवाल है वो रहस्य से मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों से तात्पर्य श्यामल दास और ये काशीनाथ जायसवाल इनके लिए आया होगा। तो कुछ लोगों द्वारा रासों का संबंध जो है वो रहस्य से माना गया है, ये शुक्ल जी कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है तथा शुक्ल के अनुसार यह शब्द बार बार कहाँ आया है? ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात आ रही है कि शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रहस्य से मानी है पृथ्वीराज रासो, रासक से मानी है खुमान रासो ग्रंथ है, रसायन से मानी है विसलदेव रासो ग्रंथ है, रास से मानी है परमाल रासो से है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा रसायन से मानी है और विसलदेव रासो में ये शब्द आया है, ठीक है। तो शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रसायन से मानी है। और शुक्ल के अनुसार यह शब्द बार बार कहाँ आया है? तो विसलदेव रासो में आया है। इसलिए कहा जाता है कि जो विसलदेव रासो में रसायन शब्द आया है उसी रसायन से शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगला प्रश्न देखिए, संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के कितने राजा हुए थे? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे खुमार नाम से 3 राजा मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा इन तीनों खुमार को एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है? देखिए, यहाँ बड़ा विवाद है। स्वयं शुक्ल जी भी इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि जो खुमार को हम पढ़ते हैं, जिसका रचनाकार दलपति माना जाता है, दलपति माने जाते हैं, ये भी कहाँ तक सत्य है पता नहीं कहते हैं, यानी कि असली तरह से वहाँ पर भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि इन तीनों को, जो 3 खुमार मिले हैं, इन तीनों को एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किसने किया? शुक्ल जी ने, वाटरफील्ड ने, कर्नल टॉड ने,
प्रोफेसर वूलर ने, तो कर्नल टॉड ने। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि तीनों खुमाण जो अलग अलग मिलते हैं, शुक्ल जी ने अलग अलग कहा है, उन्हीं तीन खुमाण को एक कर दिया और उसके जो विस्तार से वर्णन किसने किया, तो कर्नल टॉड ने। युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है कर्नल टॉड। अगला देखिए, काल भोज बप्पा के पीछे कौन सा खुमाण गद्दी पर बैठा जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है तथा इसी के समय बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। तो आंसर हो गया खुमाण 1। अब यहाँ पर बताया गया है, साफ साफ शुक्ल की बुक में लिखा गया है कि कालभोज बप्पा जब हुए थे तो खुमाण की गद्दी पर उनके पीछे, मतलब उनके जस्ट बाद जो खुमाण आते हैं वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। और पैराग्राफ को बिना कंप्लीट किए ही वहाँ पे ये लिखा है कि इसी समय बगदाद के खलीफा अलमामू ने चित्तौड़ पे चढ़ाई की। हो सकता है कि इनके समय भी की हो और बाद में भी की हो, लेकिन ये पहले खुमाण के संदर्भ में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि खुम्माण रासु किसकी रचना है, जगनी की, नरपति नाल्ह की, नल्ह सिंह की या दलपति विजय की। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि ये दलपति विजय की है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विवाद है। शिव सिंह सेंगर इसको अज्ञात कवि के मानते हैं। अभी शुक्ल की पुस्तक से ही हम आगे प्रश्नोत्तरी बनाएंगे तो उसको जोड़ेंगे यहाँ पे। तो वहीं पे शुक्ल जी ने भी इस पर मुहर नहीं लगाई है कि दलपति ही इसके रचनाकार हैं। अगर हमसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वमान्य रूप में कि खुमाण रासु के रचनाकार कौन है, तो हमें दलपति विजय ही लगाना है। लेकिन शुक्ल जी की जब आप लाइन को पढ़ेंगे तो ये भी कहते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने इसको किसी अज्ञात भाट की बताया है, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब दलपति विजय नाम हमको प्राप्त होता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन यह कहाँ तक सत्य है वो भी इसको सार्थक नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि खुम्माण ने 24 युद्धों का युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से लेकर के 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के खुमाण रासु के आधार पर लिखा जान पड़ता है। किसका कथन है वह किस खुमाण के संदर्भ में है? हजारी जी का खुमाण द्वितीय, शुक्ल जी का खुमाण 2 और शिव सिंह सेंगर का खुमाण 2 और मिश्र बंधुओं का खुमाण 2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शुक्ल जी खुमाण 2। ये सब बातें जहाँ पे रचनाकार आपको मिल जाएगा दलपति विजय और 24 युद्धों की बात आ जाएगी। और यहाँ पे हमको आँख बंद करके लगाना है कि ये शुक्ल जी ने कहा है और खुमाण द्वितीय के लिए कहा है। बस ध्यान देना है कि दोनों के जो युद्ध वाला अलमामू के साथ जो युद्ध का वर्णन मिलता है तो साक्ष्य के आधार पर ये कहा जाता है कि लड़ाई और ये युद्ध जो हुए थे वो द्वितीय खुमाण ने लड़े थे। तो इसलिए अलमामू के साथ खुमाण का समय जो है वो सामने बैठाता है, जो समय शुक्ल जी ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो खुमाण रासु हम पढ़ रहे हैं हम द्वितीय खुमाण को पढ़ते हैं। अगर साहित्यिक जो पुस्तक है हमारी इसमें हम किस खुमाण को, 3 खुमाण दिए हैं तो किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम खुमाण द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं जो जिसके रचनाकार दलपति विजय हैं। तो इस तरह आज ये प्रश्नोत्तरी हमारी हुई। कल इससे आगे के प्रश्न करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।